हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बर्ड स्टूडियो। मेरी तरफ से तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बैठे हैं डिस्कस करने के लिए, जैसा कि आप सबको पता है कि ब्रीडिंग सीज़न बहुत करीब है, सर पर है। तो हमने ब्रीडिंग सीज़न की तैयारियों के लिए आज बात करने के लिए बैठे हैं कि हमने ब्रीडिंग सीज़न की तैयारी जो है वो किस तरीके से करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी हमें और क्या काम करने हैं ब्रीडिंग सीज़न में, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरीके से हमें पूरा ब्रीडिंग सीज़न जो है वो लेके चलना है। तो उस हवाले से आज हम बात करने के लिए बैठे हैं। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स की हमारे से रिक्वेस्ट की हमसे कि हम प्रॉपर एक ब्रीडिंग सीज़न है उसके अंदर किस तरीके से हमें ब्रीडिंग सीज़न को लेके चलना है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और क्या हमें ब्रीडिंग सीज़न में ज़रूरत है और क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो उन दोस्तों की पुरज़ोर क्या उसके ऊपर हम आज बैठे हैं ब्रीडिंग सीज़न के ऊपर बात करने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा और आप इंशाल्लाह जो बातें आज हम करेंगे, जिस चीज़ पर डिस्कस करेंगे उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके पास जो है वो एक अच्छी ब्रीड होगी। और जो हम करते हैं वही आज हम आपको बताने के लिए इधर बैठे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो जो चीज़ हम लेके जैसे चलते हैं हम अपने सीज़न को, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो व्यूअर्स है, हमारा देखने वाला है, वो भी उसी तरीके से एक ब्रीडिंग सीज़न एंजॉय कर सके, जिसको मज़ा आए ब्रीड करवाने के अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, न्यू हॉबियर होते हैं, न्यू फैंसियर होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि हमने ब्रीडिंग सीज़न को किस तरीके से लेके चलना है, हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक। जो इस पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और हर एक पॉइंट जो होगा वो हमारे और आपके फ़ायदे के लिए होगा। तो पॉइंट कोई भी आपने मिस नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है। तो इंशाल्लाह ताला उससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा और मज़ा भी आएगा। तो जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे कि करके पूरे टॉपिक को हम डिस्क्राइब करेंगे और बड़े गौर से सुनिएगा इस वीडियो को और उसको समझने की कोशिश करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा पहुंचेगा। तो व्यूअर्स जो है, हम जिस चीज़ों के लिए आज बात करने के लिए बैठे हैं उसके अंदर जो हमारी मेन चीज़ें हैं जो हमें पूरे सीज़न रिक्वायर्ड होगी, जैसे हमारा सीड मिक्स क्या होगा सीज़न के अंदर, हमारा जो सॉफ्ट फूड है जो हम देंगे सीज़न में वो क्या होगा, हमने एक फूड देना है सीज़न के अंदर। इसके अलावा हमारी पेयरिंग किस तरीके से करनी है, पेयर की जो बर्ड है उसकी एज कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा ब्रीडिंग बॉक्स जो है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, ग्रिड, तो ये ग्रिड हम यूज़ करते हैं। ग्रिड के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे न्यू शौकीन हैं उनको अभी ये भी नहीं मालूम कि ग्रिड क्या होती है और किस तरीके से यूज़ की जाती है। क्योंकि जब मैंने ग्रिड अभी रिसेंटली मंगवाई, मेरे पास ऑर्डर पहुंचा, तो मैंने कुछ ग्रुप्स के अंदर वो ग्रिड शेयर की, तो लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि यार ये ग्रिड क्या होती है और किस तरीके से यूज़ होती है, ठीक है, और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डीवॉर्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमने बर्ड की डीवॉर्मिंग कब करवानी है और किन चीज़ों से करवानी है। और बर्ड का जो केज है जिसके अंदर बर्ड को हमने ब्रीड करवाना है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, स्टिक्स किस तरीके से लगनी है। इसके अलावा हमने बात करनी है अपने क्लीनिंग सिस्टम के ऊपर कि हमने अपना जो शेड है किस तरीके से नीट और क्लीन रखना है, सफाई सुथराई किस तरीके से उसका ख्याल रखना है। नेस्टिंग मटेरियल के लिए हमने बात करनी है। तो इस तरीके से और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स होंगे जो वन बाय वन जैसे जैसे मेरे जहन में आते जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि जो मेरे देखने वाले मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं उनको मैं हर एक चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से उसको मैं डिस्क्राइब कर सकूँ, उनको मैं समझा सकूँ और मेरा जो मैसेज है उन तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, अब हम अपने जो है तो पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हमारा शेड जो है वो किस तरीके से होना चाहिए और क्या जो काम है वो हमें अपने शेड में नहीं करना चाहिए। हमारा शेड जो है वो पहले तो सबसे पहले ये है कि उसकी प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, ठीक है, एक तरफ से हवा आए दूसरी तरफ से निकल जाए। और कुछ दोस्त जिस तरीके से मैंने भी अपना सेटअप इंडोर लगाया हुआ है तो वो कोशिश ये करें कि एग्जॉस्ट जो फ़ैन होता है उसका इस्तेमाल करें ताकि जो अंदर का जो एक तरफ से हवा आए और एग्जॉस्ट से दूसरी तरफ वो निकल जाए, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप आउटडोर बनाएं सेटअप या इंडोर बनाएं, उसकी प्रॉपर वेंटिलेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात ये है
कि जब आप अपने एवरी के अंदर आप केज बनवा के लेके आते हैं, तो जब आप केज बनवा के ला के लगाते हैं किसी भी यानी कि एंगल से किसी भी दीवार के ऊपर कोई भी आप एक सेटिंग अपनी बनाते हैं, तो जो भी उसको इधर उधर मूव करना हो वो आप परिंदे उसके अंदर शिफ्ट करने से पहले उसकी जितनी भी मूवमेंट आपने करनी वो पहले कर लें। एक दफ़ा जब उसके अंदर आप परिंदे पेयरिंग के लिए आप छोड़ दें, उसके बाद कोशिश ये करें कि आपको वो कहीं मूव ना करना पड़े, क्योंकि हम जब परिंदा एक केज के अंदर नया डालते हैं उसको फिर इधर से उधर शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे, तो वो परिंदा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो परिंदा आपका स्ट्रेस में भी आ सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। इसके अलावा जो हमें सबसे ज़्यादा अपनी एवरी के अंदर ख्याल रखना है जो जिस चीज़ का, वो है मैं बोलता हूँ सफाई का। अगर आपने अपने शेड के अंदर प्रॉपर जो उसकी मेंटेनेंस है उसकी सफाई का ख्याल रख लिया, तो यकीन जानिए कि आपके पास बहुत उम्दा और आला किस्म की इंशाल्लाह आपको ब्रीड नसीब होगी। तो सफाई के लिए है कि सबसे पहले जो आपकी जो एवरी है, आपका जो इंडोर सेटअप है, आउटडोर सेटअप है, उसके जो चारों तरफ जो है कोनों के ऊपर आप पुफेक्स पाउडर आता है, किसी भी कंपनी का आप अच्छा ले लें, वो आप चारों तरफ अपने शेड के अंदर वो डाल दें, ठीक है, ताकि वो जो चींटियाँ कीड़े वगैरह जो आते हैं वो आपके शेड के अंदर एंटर ना हो सके। इसके अलावा आपने जो आपका फर्श है उसकी आप सफाई करें, रोज़ाना डेली रूटीन पे झाड़ू लगाएं। एक दिन 2 दिन छोड़ के अगर आप उसको पोंछा लगा सकते हैं तो विरकॉन एस नाम से एक एंटीबैक्टीरियल केमिकल आता है, उसको आप यूज़ करें पोंछे के अंदर। वो आप विरकॉन एस पानी में डाल के आप अपना जो फ़र्श है, आपने अगर मार्बल टाइल लगाया हुआ है या फ़र्श बनाया हुआ है, उसको आप पोंछा लगाएं। 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के भी आप लगा सकते हैं, लेकिन झाड़ू आप कोशिश किया करें कि डेली रूटीन पे लगे। इसी तरीके से आपको अपने केज की भी सफाई सुथराई का ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी जो ट्रे हैं वो कम से कम 2 से 3 दिन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा खींच लिया आपने, परेशानी होती है 1 हफ़्ते के अंदर। 1 हफ़्ते के अंदर आपने अपनी ट्रे को निकाल के साफ़ करके दोबारा उसके अंदर आपने लगानी है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह जो साफ़ सफाई है और इन चीज़ों से, गंदगी से अपने परिंदों को बचाएंगे, तो इंशाल्लाह आपके शेड के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और मसले मसाइल से आप बच जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा एक टॉपिक कि हमने साफ़ सफाई का ख्याल रखना है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है कि परिंदे की एज कितनी होनी चाहिए ब्रीड के लिए। तो मैं जो अपना परिंदा ब्रीड के लिए लगाता हूँ कम से कम 12 महीने का, यानी कि 1 साल का मेरा परिंदा होता है, उसके बाद मैं उसको ब्रीड पे लगाता हूँ। अगर आप इससे कम एज में 7 महीने 8 महीने में लगा देंगे, ब्रीड तो कर जाएगा, लेकिन उसकी जो प्रॉपर एज होती है ब्रीड के लिए, जो वो तैयार होता है, फुली मैच्योर जो होता है वो होता है 1 साल से लेके 18-17 महीने के अंदर, ठीक है। तो कम से कम अगर इतना, तो 18 महीने का तो मेरे हिसाब से आज कोई भी वेट नहीं करता। आज तो मैं देखता ही हूँ कि 7 महीने 8 महीने में लोग ब्रीड पे लगा देते हैं। इस चीज़ को भी आप अवॉइड करें। कम से कम उसकी साल एज जो है वो 1 साल होने दें। तो 1 साल बाद उसको आप उसको ब्रीड पे लगाएं, इंशाल्लाह वो फुली मैच्योर हो चुका होगा और वो आपके पास अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इसके अलावा जो पेयरिंग हम करते हैं, हम अपने क्या कहते हैं, जो परिंदों को जब सीज़न ऑफ होता है तो उसको हम फ़्लाइट में छोड़ देते हैं। अच्छी बात है, फ़्लाइट में छोड़ना चाहिए। जब हम फ़्लाइट में छोड़ते हैं तो उसकी हमें जो प्रॉपर उसकी यानी कि डाइट है उसका ख्याल रखना चाहिए, उसको अच्छी डाइट देनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो परिंदा तैयार होता है वो ये जो ऑफ सीज़न होता है इसके अंदर, वो उसको आप जितनी अच्छी से अच्छी डाइट दे सकते हैं वो आप उसको दें, उसको हर एक चीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो आपके ब्रीडिंग सीज़न के लिए अच्छी तरीके से तैयार हो सके। आप जितने अच्छी यानी कि उसकी खिलाई पिलाई करेंगे उतनी अच्छी वो आपको ब्रीडिंग सीज़न के अंदर परफॉर्मेंस देगा। तो उसके बाद जब हम अपने फ्लाइट के अंदर से हम अपना परिंदा निकाल के ला के पेयरिंग करते हैं, जो पेयरिंग करने का टाइम है वो मेरे हिसाब से कम 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आप उसको फ़्लाइट से निकाल के केज बाय केज कर दें पेयरिंग के लिए। जिसको आपने जिससे पेयरअप करना है अपनी मर्ज़ी से, उसको आप उसके साथ 1.5-2 महीने छोड़ दें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल एंड टाइम पे छोड़ेंगे तो लाजमी सी बात है पेयर बॉन्ड होने में भी थोड़ा सा टाइम ले जाता है, वक्त ले जाता है। तो कम से कम उसको 1 से 1.5 से 2 महीना आप दें ताकि उसको पेयर बॉन्ड होने का टाइम मिल जाए और जैसे सीज़न आपका स्टार्ट हो तो स्टार्ट सीज़न से ही आपको ब्रीड मिलना शुरू हो जाए। कुछ पेयर ऐसे होते हैं जो आप कितनी भी कोशिश कर लें वो आपस में बॉन्ड नहीं होते हैं। वो देखने में ही आता है कि वो लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं। फीमेल जो है वो अपने करीब नहीं आने देती है। ख़ास तौर पे वो फीमेल जो पहले किसी और मेल के साथ ब्रीड कर चुकी हैं, 2-3-4 दफ़ा ब्रीड कर चुकी हैं या पूरा सीज़न किसी के साथ अपने ब्रीड करवाया, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट सीज़न के अंदर किसी और मेल से उसको ब्रीड लेना चाहते हैं, तो वो फीमेल जो है वो किसी और से बॉन्ड होने में, पेयर बनाने में
टाइम ले जाती है, इतनी जल्दी किसी से बॉन्ड नहीं होती है। तो उसके लिए जो मैं तरीक़ाकार अप्लाई करता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा कि मैं ये करता हूँ। ऐसी फ़ीमेल्स को जो किसी से पेयर नहीं बना रही हो, बॉन्ड नहीं हो रही हो, उनको मैं एक जो 1 बाई 1 का केज होता है, अभी मेरे पास फ़िलहाल नीचे नहीं है, मेरे छत पे रखा हुआ है, नहीं तो मैं वो भी आपको दिखाता। 1 बाई 1 के केज के अंदर आप उस दोनों मेल फीमेल को डालें। उसके बाद उसके अंदर आप लगाएं 6 इंच वाली जो स्टिक आती है प्लास्टिक की, अमूमन लोगों ने देखी होगी, वो आप उसके अंदर लगाएं 1 फीट के केज के अंदर। उसके बाद उस केज को आपने ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर आप लोगों के यानी कि आम दुरफ्त आना जाना हो। कोई भी ऐसी जगह आप अपने घर में चूज़ कर सकते हैं जहाँ आना जाना ज़्यादा हो। तो उससे ये होता है कि जब आप एक तो उसके अंदर जगह कम होती है, 1 बाई 1 का मैं आपको पिंजरे का साइज़ बता रहा हूँ। उसके बाद उसके अंदर अपने स्टिक भी 6 इंच की लगाइए, तो वो जो बैठने की जगह होती है वो बहुत कम रह जाती है। तो जब वो दोनों परिंदे उसके ऊपर बैठते हैं और उसके बाद जब आप लोग आना जाना करते हैं तो वो डरता है परिंदा, वो डर के मारे एक दूसरे से चिपक के बैठता है। तो जब एक दूसरे से क्लोज़ होकर ये बैठते हैं तो उसके बाद जो मेल का जो डर होता है फीमेल से, वो निकल जाता है। वो निकलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन, 15 दिन में, हद है 15 दिन में। मैंने तो जितने भी पेयरिंग इस तरीके से किए, कई पेयरिंग में कर चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो टाइम लगा है वो 15 दिन लगा। आप देखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर वो पेयर आपस में एक साथ बैठने लगेगा, एक दूसरे को जो वो खुजाना शुरू कर देगा। तो 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो एक दूसरे से पैर लग जाएगा, पैर बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद आप निकाल के उसको, जो आपने जिसमें उसको ब्रीड लेनी है उसके अंदर उसको आप शिफ्ट कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका पैर लग गया है और वो इंशाल्लाह आपके पास सीज़न में ब्रीड भी करेगा। तो चलते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। उम्मीद है कि जो मैंने आपको अभी बताया है वो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है डीवॉर्मिंग। ठीक है, कि डीवॉर्मिंग कब करवानी है और किस तरीके से करवानी है। अब वैसे डीवॉर्मिंग पे इंशाल्लाह जब मैं कराऊंगा डीवॉर्मिंग, उस वक्त भी मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं अभी भी आपको जो तरीक़ेकार है वो भी मैंने सोचा कि मैं इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दूं कि तरीक़ेकार क्या है और मैं किस तरीके से डीवॉर्मिंग करवाता हूं। तो मेरा तरीक़ेकार डीवॉर्मिंग करवाने का, अच्छा, डीवॉर्मिंग करवाने के लिए आप कई कंपनियों के प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि वाइटाफार्म कंपनी का आता है वर्म आउट जेल, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो है तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा महंगा पड़ता है। तो कई सारे हमारे व्यूवर्स हैं जिनके पास यानी कि परिंदे इस लेवल के नहीं होते हैं कि बंदा उसके ऊपर इतना इन्वेस्ट करे, इतना खर्चा करे। तो मैं उन चीज़ों से क्या कहते हैं, मैं आपको डीवॉर्मिंग की तरीक़ेकार बताऊंगा जो आपके बजट में भी हो, आपको सस्ता भी पड़े और काम आपको वही दे जो एक अच्छी कंपनी का, मल्टीनेशनल जो कंपनी है वाइटाफार्म, उसका प्रोडक्ट आपको काम देगा। वही काम आपको दूसरी चीज़ भी दे सकती है। ठीक है, कई लोगों के साथ मसला ये भी होता है कि कम पेयर होते हैं, अच्छे पेयर होते हैं, कम पेयर होते हैं, 2 4 6 पेयर है। अब उनके लिए वो अगर पूरी बॉटल वहाँ से मंगवाएंगे तो उनको वो बहुत महंगा पड़ जाएगा और बाकी वो ज़ाया जाएगी। तो मैं जिस चीज़ को प्रेफर करूँगा आपको डीवॉर्मिंग करवाने के लिए वो है ये सिरप। ये आप देख सकते हैं, ये जेंटेल नाम से एक सिरप आता है। ये होता है बेसिकली इंसानों के लिए, तो इससे भी आप डीवॉर्मिंग करवा सकते हैं। ये जो है इसके अंदर 10 ml होती है। ठीक है, 10 ml की ये पूरी बोतल है। करना आपने ये है कि इसको आपका यूज़ करने का तरीक़ेकार ये है कि जिस दिन आपने डीवॉर्मिंग करवानी है, सबसे पहले तो आप बात ये समझ लें कि डीवॉर्मिंग अभी नहीं करवानी है। अभी मौसम गर्म है, कहीं आप वीडियो देखें और फौरी तौर पे डीवॉर्मिंग की तरफ चले जाएं। आपने ये देखना है कि आपने मौसम अच्छा हो जाए, यानी कि जैसे अगला महीना अगस्त का है, 15 अगस्त तक आप वेट कर लें, मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा, गर्मी की शिद्दत में थोड़ी कमी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने डीवॉर्मिंग करवानी है। उसके लिए आपने करना ये है कि 2 लीटर की पानी की बोतल लेनी है। आपके पास अगर फ़र्ज़ करें 4 लीटर पानी यूज़ होता है आपके शेड के अंदर, तो आपने 2 ये जेंटल जो सिरप है इसके 2 आपने बोतल लेनी है। 4 लीटर पानी के अंदर आपने इसको डाल देना है। अगर आपके पास 2 लीटर पानी इस्तेमाल होता है तो आपने एक ही बोतल ही लेनी है। दो, यानी कि कहने का मेरा मकसद ये है कि अब आपकी जितना पानी लगता है आप उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बोतल जो है वो 2 लीटर पानी में यूज़ होनी है। आपने करना ये है कि जिस दिन आपने डीवॉर्मिंग करवानी है उससे एक दिन पहले आपने मगरिब के बाद, जब मगरिब का टाइम होता है उसके बाद आपने पानी निकाल लेना। अपने तमाम शेड के अंदर जितने भी केजेस आपके लगे हुए हैं सबका आपने पानी निकाल लेना है। पानी निकालने के बाद आपने ये दूसरे दिन जब आप सुबह पानी लगाएंगे
तो ये आपने 2 लीटर में 1 बोतल ऐड करके आपने उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके आपने अपने पास तमाम शेड के अंदर लगा देना है, ठीक है। इसको लगाने के बाद आप ये देखेंगे कि रात भर का आपका जो परिंदा है वो प्यासा होगा, लगाते ही फौरी तौर पे वो पानी पीने के लिए उतरेगा, वो पानी पिए। उसके बाद आप उसको 2 से 3 घंटे आप जो है वो लगे रहने दें पानी, ठीक है। 3 घंटे बाद आप वो पानी हटा दें तो समझ लें कि वो इतना पानी पी चुके होंगे कि उनकी जो डिवॉर्मिंग है वो हो जाए, उनके पेट में जो कीड़े वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद आपने उनको ताज़ा पानी लगा देना है, ठीक है। अच्छा, इसके इस्तेमाल के बाद ये आपने एक ही दफ़ा इस्तेमाल करनी है तो समझ लें कि आपका काम हो जाएगा। इसके इस्तेमाल के बाद आपने करना ये है कि कम से कम आपने कोई भी किसी भी यानी कि कोई भी आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर वही मैं बात करने जाऊँ, अगर आप एंटीबायोटिक फिर किसी अच्छी कंपनी का लेने जाते हैं, जैसे वाइटाफार्म कंपनी का CCC के नाम से आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको महंगा पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप इंसानों का भी कोई भी एक एंटीबायोटिक लेके आप उसको यूज़ करवा सकते हैं। कम से कम आपने 3 दिन वो चलाना है, ठीक है। 3 दिन आपने उसी तरीके से देना है कि 2-3 घंटे आपने छोड़ना है। उसके बाद उसको आपने निकाल के फिर आपने सादा पानी लगा देना है। 3 दिन उसके इस्तेमाल के बाद फिर आपने जो आपका जो सीज़न के लिए आपने तैयारी करनी है, यानी कि जो आपने विटामिन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन वगैरह जो मंगवाएं वो आपने इस्तेमाल करवाना शुरू कर देना है, ठीक है। अब वो जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको अपनी पिछली कुछ वीडियो में दिखा चुका हूँ। जैसे सॉलिविट डिविडर मैं यूज़ करता हूँ जो मल्टीविटामिन है। इसके अलावा डी न्यूट्रिकल है। तो वो आप जो भी यानी कि आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो आप 3 दिन ये यूज़ करवाने के बाद कोई भी एंटीबायोटिक आपने फिर उस पर चले जाना है, फिर वो आपने कंटिन्यू रखना है। आपका यानी कि समझ लें कि ब्रीडिंग सीज़न की तैयारी स्टार्ट हो गई है। वो फिर आपने ब्रीड से लेके समझ लें पूरा सीज़न उसको लेके चलना है डेली रूटीन के अंदर। ये हो गया हमारा डीवॉर्मिंग का टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं ग्रिड के ऊपर कि ग्रिड क्या होती है और किस तरीके से दी जाती है। अच्छा, ग्रिड ये है कि आप कुछ लोग सॉफ्ट फूड में भी मिलाते हैं, आप भी मिला सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट फूड के अंदर ये मैंने देखा है कि वो ज़ाया होती है, ठीक है। वो जितना हम डालते हैं वो सारा वो खाता नहीं है, क्योंकि ग्रिड जो है परिंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेता है, ज़रूरत के मुताबिक खाता है। जब उसको ज़रूरत महसूस होती है तभी वो ग्रिड उठाता है और वो ग्रेड खाता है। इसके अलावा अदरवाइज़ वो ग्रेड नहीं खाता। तो इस वजह से वो सॉफ्ट फूड में देने से ज़ाया होती है। तो मैं आपको कहूँगा कि इस तरीके की ये पहले तो आप ये देख लें ग्रेड होती क्या है। बहुत सारे लोगों का सवाल था मेरे से कि ग्रेड किस तरह की होती है और क्या होती है। मेरे ख्याल से आपको नज़र आ रहा होगा। तो चलें, ये मैं आपको बाद में, और अभी इस तरीके से हो सकता नज़र ना आ रहा हो, मैं बाद में आपको इसको क्लोज़ करके मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो के एंड के अंदर, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ये मेरा ये जो तरीक़ेकार देने का ये जो बाउल है मैं इसके अंदर लगाता हूँ, ठीक है। ये जो है आप ये देख रहे होंगे ये हैंग हो जाती है केज के अंदर, और इसके अंदर आप ग्रिड लगा दें स्टिक के करीब। उसके बाद क्या कहते हैं, जो भी ज़रूरत होगी यानी कि जितनी उनको ज़रूरत होगी वो आके इसके अंदर से ग्रिड ले लेंगे। अक्सर ये होता है कि फ़ीमेल जब एग दिए वो होते हैं, एग देने के बाद जो फ़ीमेल बॉक्स के अंदर बैठी हुई होती है, फ़ीमेल आप देखेंगे कि जब भी बॉक्स से बाहर आती है पानी पीने के लिए या दाना खाने के लिए, तो तब वो ग्रिड की तरफ जाती है। फिर वो 1-2 यानी कि मुँह मारती है, 1-2 दाना उठाती है ग्रिड का। उसके बाद फिर वो अपने दाने की तरफ या फिर पानी की तरफ जाती है। तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इस तरीके का बाउल भी ले सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है। ये जो पानी का डिस्पेंसर होता है, वाटर डिस्पेंसर, उसका नीचे का ये ढक्कन है, ठीक है। तो आप इसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप अंदर से लगा के इसके अंदर भी आप ग्रेड दे सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शनल है, मैं तो ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये हो गई हमारी ग्रेड के ऊपर बात। अच्छा, ग्रेड के मैं फ़ायदे आपको बता दूँ। ये समझ लें कि कुदरती एक सोर्स है मिनरल्स का और कैल्शियम का, बड़े इसके फ़वाइद हैं। तो आप अगर ये यूज़ नहीं करते हैं, सस्ती चीज़ है, कोई इतना महंगा आइटम नहीं है, आप ये यूज़ करें। मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं करता हूँ डेली नेचर कंपनी है, ठीक है। अच्छा, वो मेरे ध्यान में आ गया। आप इसके अलावा भी कोई कर सकते हैं, वाइटाफार्म का भी आता है, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। डेली नेचर ग्रिड भी अच्छी है और एक अच्छी कंपनी मल्टीनेशनल, और ग्रिड भी अच्छी है, चीज़ भी अच्छी। जो मैं यूज़ करता हूँ मैं वो आपको बताता हूँ। ये हो गया हमारा ग्रिड भी और डीवॉर्मिंग भी हो गए। अब हम चलते हैं कि मैं सॉफ्ट फूड क्या यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं जो सॉफ्ट फूड यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, क्वांटिटी जो है वो इंशाल्लाह एंड के अंदर, जब वीडियो के एंड में जो जितनी क्वांटिटी में मैं यूज़ करता हूँ वो आपको इस वीडियो की स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ आइटम बता रहा हूँ, बाकी क्वांटिटी आप खुद देख लीजिएगा।
तो चलिए अब हम अपना जो मैं सॉफ्ट फूड यूज़ करता हूँ मैं आपको वो दिखाता हूँ। इस सॉफ्ट फूड के अंदर मैं जो है 7 आइटम यूज़ करता हूँ, ठीक है। 7 में से एक आइटम जो है वो मटरी है, ठीक है। इसको पंजाब में मटरी कहा जाता है और हमारे यहाँ सिंध में जो है वो मटर कहा जाता है। इसके अलावा सोयाबीन है, ये दूसरा आइटम है। ये मेरे ख्याल से दोनों जगह सोयाबीन ही कहा जाता है, पंजाब में भी और यहाँ भी। काला चना, ठीक है। ये काला चना आपने छोटा वाला लेना है। काले चने 2 किस्म के मिलते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा। आपने छोटा वाला यूज़ करना है जो सॉफ्ट फूड में डालना है। इसके अलावा गंदम, ये गंदम आपने यूज़ करना है, गंदम डालना है। क्वांटिटी जो है वो वीडियो के जो एंड है मैं जैसे पहले बता चुका हूँ उसके अंदर बता देंगे कि कितनी क्वांटिटी में क्या डालना है। इसके अलावा आपके पास ये कॉर्न है, क्रैश कॉर्न, ठीक है। ये भुट्टा जो होता है उसको टूटा हुआ जो भुट्टा मिलता है क्रैश होया हुआ वो है। मोठ की दाल है और मूंग की दाल। ये 7 आइटम हो गए। और ये जो है मैं इसका जो एक क्लोज़ करके ये वीडियो भी मैं बनवा दूंगा ताकि आप करीब से देख सकें। ये दूर से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सही तरीके से मैंने नाम बता दिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपने छिलके वाली यूज़ करनी है, ठीक है। ये आपने एक दाल जो मूंग की है कहीं आप वो पीली वाली दाल लेके आ जाए, नहीं। ये आपको ग्रीन कलर में मिलेगी, साबुत होगी। और इसी तरीके से मोठ की जो दाल है वो भी साबुत होगी, मटर भी साबुत होगा, सोयाबीन भी साबुत होगा। ये 7 आइटम जो हैं वो हमारे सॉफ्ट फूड के हैं। और इसको आपका देने का तरीक़ेकार जो है वो ये है 24 घंटे के लिए, ठीक है। अगर आप सुबह 9 बजे सॉफ्ट फूड देते हैं तो आपको सुबह 9 बजे एक दिन पहले उसको भिगोना होगा। दूसरे दिन सुबह 9 बजे आपको उसको 24 घंटे के बाद यानी कि सर्व करना है। तो तरीक़ेकार ये है कि जब आपने इसको जितनी आपकी क्वांटिटी है, जितनी आपको ज़रूरत है वो आपको भिगोना है। भिगोने के बाद आपने इसको सुखा लेना है, ठीक है। आपने एक इसको अखबार बिछा लें या कोई पेपर बिछा के उसके ऊपर आपने इसको डाल देना है और उसके ऊपर पंखा चला देना है कम से कम 1 घंटा। उसके बाद देखेंगे कि वो खुश्क हो गया, उसके अंदर से जो नमी है वो नमी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसको आप निकाल लें। निकालने के बाद अगर जो भी आप सीज़न में जैसे मल्टीविटामिन वगैरह जो भी यूज़ करेंगे वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करके आप अपने जो बर्ड्स हैं उनको सर्व करें। इसके अंदर आप सीज़न के अंदर जैसे सब्ज़ी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गाजर हो गया और इसके अलावा शलजम हो गया, शलजम कह रहा हूँ, चुकंदर हो गया। इस तरीके का यानी कि कोई भी आप सब्ज़ी आप इसके अंदर ऐड करके आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एक फूड अलग से देते हैं तो वो भी सही है। एग एंड ब्रेड जो होता है जो हम देते हैं सीज़न के अंदर, नहीं देना चाहते अलग से तो आप इसके अंदर भी, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि यार वो मेरे जो बर्ड्स है वो एग फूड नहीं खाते, तो आप एग फूड जो बनाएंगे, एक अंडा 2 ब्रेड के जो पीसेस होते हैं उसके साथ जो बनाया जाता है वो आप उसको बना के इसी के साथ ऐड करके भी आप दे सकते हैं। ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो इंशाल्लाह इस तरीके से वो आपका बर्ड जो है वो खाने लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा सॉफ्ट फूड किस तरीके से देना। अच्छा, जब इसके अंदर एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब आप इसको भिगोएंगे तो इसके अंदर आपको एप्पल विनेगर जो होता है, सेब का सिरका, वो आपने कम से कम आधा ढक्कन डाल देना है। उसको भिगो के अच्छी तरह साफ़ करके भिगोने के बाद आधा ढक्कन आपने एप्पल विनेगर जो इसके अंदर डालना है। उसके बाद ठीक 12 घंटे बाद आपने उसका पानी चेंज करना है। पानी चेंज करने के बाद आप उसको दोबारा एक दफ़ा धोएंगे, धोने के बाद उसको फिर पानी भरेंगे, फिर उसके अंदर आधा ढक्कन जो है वो एप्पल विनेगर का डाल के आप इसको फिर 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर दूसरे दिन जैसे मैंने आपको पहले बताया उसको साफ़ करके आपने उसको सर्व करना है। ये हो गया हमारा सॉफ्ट फूड। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा दाना। हम सीड मिक्स जो है वो क्या देते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ सीज़न के अंदर। अच्छा, सीड मिक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ, ये जो मैं आइटम आपको बता रहा हूँ ख़ास तौर पे ये अल्लाह आपका भला करे, सॉफ्ट फूड और ये सीड मिक्स, ये कतई ये गलती कभी भी मत करिएगा कि आप सीज़न के अंदर, सीज़न में जब आपका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया, आपके वहाँ अंडे आ गए, जब से जो आप सीड मिक्स और सॉफ्ट फूड जो चलाना स्टार्ट करेंगे वो आपने पूरा ब्रीडिंग सीज़न चेंज नहीं करना है। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपने चेंज बिल्कुल नहीं करना, आपको उसी पे रहना है जो आप चला रहे हैं। अगर आप मैं जो बता रहा हूँ उस पर इत्तेफाक करते हैं तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं करते जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो करेंगे सीज़न के अंदर आपने उसी पे रहना है। आपने ये नहीं कि 20 सीज़न के अंदर आपने इससे छलांग लगा के किसी और सीड मिक्स पे चले जाना। इससे आपका जो परिंदा है वो स्ट्रेस में आ जाएगा। आपका परिंदा जो है वो अपने बच्चे जो हैं उनको मारना शुरू कर देगा, वो अपने बच्चे एक्सपायर कर देगा, उनकी भराई बंद कर देगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ, ये मेरे साथ हो चुका है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी समझ लेंगे, सीज़न के अंदर हम गलती कर जाते हैं, तो इससे आपको अवॉइड करना है।
तो चलिए फिर जो मैं सीड मिक्स यूज़ करता हूँ, जो मैं अपने परिंदों को देता हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैं जो सीड मिक्स इस्तेमाल करता हूँ उसके अंदर 10 जो है वो आइटम है जो मैं अपने परिंदों को देता हूँ ब्रीडिंग सीज़न के अंदर, ठीक है। उसमें जो सबसे मेन आइटम है, जो पहला आइटम है वो है कैनरी सीड, ठीक है भाई, कैनरी सीड। इसके बाद मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, जिसको पंजाब के अंदर गोल कंगनी और देसी कंगनी कहा जाता है। इसके बाद जो अगला आइटम है वो है सवांग, पंजाब में सवांग कहते हैं, हम सिंध के अंदर उसको सावा कहते हैं। मैं दोनों जगह की इस वजह से बता रहा हूँ कि कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं वो यहाँ के हैं, कुछ पंजाब के हैं, तो फिर मसला ये हो जाता है कि वो बेचारे समझ नहीं पाते कि भाई सवांग क्या होता है और ये सावा क्या होता है, या देसी कंगनी या गोल कंगनी क्या होती है। इसके बाद जो हमारा अगला आइटम है वो है चूना, ठीक है। पंजाब में चूना कहते हैं, सिंध में उसको सारी कहते हैं। तो ये आइटम है। इसके अलावा जो है भंग है, भंग के अलावा बारीक वाला बाजरा है। इसके बाद जो आइटम है वो जई है। जई के अलावा जो एक आइटम है वो है, अल्लाह आपका भला करे, चीना, ठीक है। पंजाब में उसको चीना कहा जाता है, सिंध के अंदर हम उसको अमेरिकन कंगनी कहते हैं, अमेरिकन कंगनी के नाम से वो मशहूर है सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर उसको चीना कहा जाता है। तो ये हमारे वो 10 आइटम है जो हम ब्रीडिंग सीज़न के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, अपने परिंदों को देते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी है वो वीडियो के एंड के अंदर इंशाल्लाह इसको मेंशन कर दिया जाएगा, वो आप देख के फिर उसी हिसाब से आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो आप बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दाना, जिस पे हमने बात कर ली है, तो हम इसको भी हम एक साइड पे कर लेते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है ब्रीडिंग बॉक्स। ब्रीडिंग बॉक्स कैसा होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, किस तरीके का वो बना हुआ होना चाहिए। ब्रीडिंग बॉक्स के ऊपर मेरी अपनी एक वीडियो भी है मेरे चैनल पे, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो है मैंने आज ज़रूरी समझा कि चलें अब सीज़न करीब है तो मैं अपने जो ब्रीडिंग बॉक्स एक दफ़ा और मैं अपने जो व्यूवर्स उनके साथ शेयर कर दूँ, उसका साइज़ जो है वो मैं आपको बता दूँ। ब्रीडिंग साइज़ जो है, जो अल्लाह आपका भला करे, जो सबसे मेजर जो समझ में आया, जो अच्छा साइज़ है वो है ये आप देख सकते हैं। ये ब्रीडिंग बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। ये अभी मैंने रिसेंटली बनवाया है, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, नए बने हुए अभी तक ये लगे नहीं है। इंशाल्लाह ताला इस सीज़न इस्तेमाल होगा। जो आइडियल बॉक्स है वो ये है, ठीक है। इसकी मैं आपको डायमेंशन बता देता हूँ, इसकी हाइट, जो इसकी वेट और इसकी जो चौड़ाई वगैरह है, जो वो मैं आपसे इसके बारे में भी शेयर कर देता हूँ। तो ये ब्रीडिंग बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से लेके इस तरीके से इसकी अगर आप ऊँचाई देखेंगे, ये पूरे 12 इंच है, यानी कि 1 फिट, ठीक है। 1 फिट इसकी हाइट है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ऊपर से 2 इंच छोड़ के जो इसका जो होल है वो बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये इतना हाइट होने की जो सबसे मेन वजह है वो ये है कि बच्चा जो है आपका अर्ली स्टेज के ऊपर, जो 10 दिन के 12 दिन के बच्चे बॉक्स से क्या कहते हैं, उनकी हाइट कम होने की वजह से नीचे कूद पड़ते हैं या गिर जाते हैं किसी वजह से, उससे बचेगा, ठीक है। इस बॉक्स की हाइट इतनी है कि आपका जो बच्चा है वो अर्ली स्टेज के ऊपर नीचे नहीं गिरेगा किसी भी वजह से, ना वो कूदेगा। तो आपका ये हाइट से आपको ये फ़ायदा है कि आपका बच्चा जो है वो अंदर सेफ़ रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जो इसके जो अंदर की जो गहराई है वो है 8 इंच, ठीक है। 8 इंच ये अंदर गहरा है, बल्कि मैं आपको इस तरीके से इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसकी जो अंदर गहराई है ये 8 इंच है, ठीक है। 8 इंच इसकी गहराई है और 8 इंच इसकी चौड़ाई है, ठीक है। 8 इंच गहराई, 8 इंच चौड़ाई, 1 फिट इसकी हाइट। ये जो है लव बर्ड के लिए जो है आइडियल जो साइज़ है वो ये है। तो आप इंशाल्लाह ताला अगर इस तरीके का बॉक्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 जो है होल इस तरफ हुए हुए हैं। इसके अलावा बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे 3 होल और हुए हुए हैं। ये है एयर वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। एक तरफ से हवा है, दूसरी तरफ से जो है हवा वो पास हो जाए। तो आप इस तरीके का ब्रीडिंग बॉक्स इस्तेमाल करें। ब्रीडिंग बॉक्स ये आपको थोड़ा सा, यानी कि जो बाज़ार में मिलते हैं एक प्लाई वाले बॉक्स, उनका कोई साइज़ नहीं होता, अजीब-व-गरीब साइज़ के बने हुए होते हैं, उसको अवॉइड करें। थोड़ा सा ख़र्चा करके आप इस टाइप का बॉक्स बनाएं तो इसके अंदर आपको बेहतरीन जो है वो नताइज रिज़ल्ट आपको इस बॉक्स के अंदर मिलेंगे। जो इसका आइडियल साइज़ मैं फिर बोल रहा हूँ लव बर्ड के लिए वो ये है। इस साइज़ का आप बॉक्स बनवाएँ तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बॉक्स के बारे में बिल्कुल तफसील से बता दिया तफसीलन, अब मैं आता हूँ नेस्टिंग के ऊपर। नेस्टिंग मटेरियल जो हमने यूज़ करना है वो कौन सा करना है, ठीक है। तो आप 2 किस्म के नेस्टिंग मटेरियल है जो आप यूज़ कर सकते हैं और दोनों ही अच्छे हैं, फ़ायदेमंद हैं। एक मूंज के नाम से मशहूर है, जो पंजाब साइड के ऊपर तकरीबन वही यूज़ होती है, ठीक है। पंजाब में तो मेरे हिसाब से ओवरऑल पूरे पंजाब के अंदर मूंज इस्तेमाल होता है और इसके बाहर भी KPK वगैरह में भी वही यूज़ होता होगा।
और सिंध में जो यूज़ होती है, सिंध में तो मैंने तरह तरह के देखा है कि कोई नारियल के छिलके से नेस्टिंग बनवा रहा है, कोई लूसन से नेस्टिंग करवा रहा है, कोई जो अंडे वाली पेटी होती है उसके अंदर जो घास निकलती है उसकी भी नेस्टिंग करवा रहे होते हैं लोग। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। वो ठीक है, मूंज अगर आपको प्रोवाइड हो जाती है, आपको मिल जाती है सिंध के अंदर, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं मिलती है, आप उसका जो अल्टरनेट है वो गधा घास होती है, ठीक है, कराची में मिल जाती है बआसानी, मेरे हिसाब से 100-150 रुपये किलो मिल जाती है वो, तो आप वो यूज़ करें, वो भी बहुत अच्छी है। यानी कि एक जो नेस्ट जो बनता है उससे भी मैं जो है वो यूज़ करता हूँ, वो गधा घास यूज़ करता हूँ। अभी मैंने मंगवाई नहीं है, इंशाल्लाह जब वो मंगवाऊँगा तो अल्लाह ने चाहा तो वो भी आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। आप जो है वो इस्तेमाल करें, अगर वो सिंध से हैं, आप हैदराबाद से या सक्कर से या जो भी, यानी कि ओवरऑल सिंध के कराची के करीब के इलाके से, तो आप वो कराची से मंगवा सकते हैं, वो आप यूज़ करें। वो बड़ा सॉफ्ट और किस्म की यानी कि घास होती है, गार्डन ग्रास होती है बेसिकली वो, जिसको कराची के अंदर गधा घास से मशहूर है, तो वो आप यूज़ करें, उससे बहुत अच्छा नेस्ट बनता है, मैं वो यूज़ करता हूँ। अगर आप, फिर मैं वही बात करूँगा, मूंज अगर आपको मिल सकती है, मूंज हमारे यहाँ पे सिंध में आप मांगो तो कुछ और ही उठा के दे देते हैं, वो एक नायलॉन टाइप का धागा दे देते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है फ़ायदे के बजाय। वो जब हम उससे नेस्टिंग करवाते हैं तो उसके अंदर हमारा परिंदा उलझ जाता है, बच्चों की टांगें वगैरह कट जाती हैं, फंस के काफ़ी सारे नुकसानात मैंने उससे होते हुए देखा है। तो वो चीज़ यहाँ पर मिलती नहीं है, तो इसका जो अल्टरनेट है वो गधा घास है, आप वो यूज़ करें। इसके बाद जो है वो हमारा जो ब्रीडिंग सीज़न है वो हमने कब स्टार्ट करना है। सबसे जो मैंने देखा है कि सिंध में जो लोग हैं वो इस कश्मकश में रहते हैं, उनके जहन में एक माइंडसेट बना हुआ है कि भाई अगस्त आ गया सीज़न आ गया। ये आपकी गलत सोच है। अगस्त आते ही सीज़न नहीं आता। ये जिसने भी आपके माइंड में ये बात डाली है, माइंडसेट किया है, वो गलत किया है। ख़ास तौर पे सिंध में तो अगस्त में सीज़न स्टार्ट ही नहीं होता। देखिए सिंध के अंदर जो है अगस्त के अंदर तो बारिशें स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अगस्त जो मंथ है वो मानसून का है। मानसून के अंदर, बरसात के अंदर बारिशें हो रही होती हैं, मौसम बारिशों का होता है। उसके अंदर आपको पता है ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाता है, अप हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो उस वक्त जब आप नेस्टिंग बॉक्स लगाओगे या मटकियाँ लगाओगे, आपके पास अंडे तो आ जाएंगे, लेकिन अंडे आने का मकसद ये नहीं कि आपके ब्रीड आ गई है। अंडे आने के बाद क्या होगा, ह्यूमिडिटी लेवल ऊपर जाने की वजह से इतना हाई हो जाएगा कि आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आपके जो एग्स हैं वो डेड इन शेल हो जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर जो बच्चे बने होंगे वो एक आपको अजाब और मिलेगा, वो बच्चे एक्सपायर हो जाएंगे, वो पानी बन जाएगा अंडों के अंदर। दूसरा ये है कि आपका जो बर्ड है उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है। तो बराए मैं आप लोगों से इस बात के लिए मिन्नत करता हूँ कि ऐसा ना करें, अपने परिंदों के साथ जुल्म ना करें। देखिए फर्स्ट जो क्लच आता है वो बड़ा बेहतरीन आता है, बहुत ज़बरदस्त क्लच आता है। तो आप अपना पहला क्लच ही ज़ाया कर देते हो अगस्त के चक्कर के अंदर कि अगस्त आ गया, ब्रीडिंग बॉक्स लगाओ, ब्रीड लेंगे, तो आपका जो पहला क्लच जो सबसे अच्छा आना होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो ऐसा ना करें। हमारा जो ब्रीडिंग सीज़न है सिंध के अंदर ख़ास तौर पे वो है अक्टूबर के अंदर, ठीक है। अगस्त के बाद भी आपने एक महीना छोड़ना है, सितंबर का। उसके बाद 1 अक्टूबर को आपने देखना है कि यार आया है कि मौसम कैसा है। बरसात का तो मौसम नहीं है, बरसातें टल गई हैं, मौसम सही हो गया, साफ़ हो गया। उसके बाद आपका जो टेम्परेचर है वो भी नीचे आ चुका होगा, यानी कि अंडर 30 चल रहा होगा। तो आप उस वक्त अपना जो ब्रीडिंग बॉक्स है वो हैंग करें। उससे पहले ब्रीडिंग बॉक्स हैंग करने को अवॉइड करें। और इसके अलावा जो पंजाब है वहाँ पर ये है कि हमसे कुछ पहले ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग पंजाब के अंदर भी मैंने ये देखा है वो भी अक्टूबर के अंदर ही जाके बॉक्स लगाते हैं। कुछ लोग ये है कि सितंबर के 20 के अंदर, यानी कि 15 सितंबर 20 सितंबर को लगा देते हैं, तो वहाँ चल जाता है। वहाँ का जो वेदर है वो हमसे मुख्तलिफ है, वहाँ पे मौसम पहले अच्छा हो जाता है ब्रीडिंग सीज़न के हिसाब से, हमारा थोड़ा सा लेट होता है। तो सिंध वाले ख़ास तौर पे अक्टूबर से पहले बॉक्स लगाने की गलती ना करें। उसके बाद इंशाल्लाह जब आप बॉक्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यार वाकई में जो सेल भाई ने एक हमें राय दी थी वो राय वाकई में कारआमद है, हमें उससे फ़ायदा पहुंचा है। हम पहला क्लच बर्बाद करने से बेहतर है हमारे को पहला क्लच भरपूर मिलेगा, क्योंकि बर्ड जो है पहला क्लच बहुत अच्छा देता है, उसके बाद उसका दूसरा क्लच उससे हल्का हो जाता है, तीसरा क्लच उससे हल्का हो जाता है। तो ये होता है, पहला क्लच आप अच्छा लेने के लिए आप उसको अपना जो टाइम है ब्रीड का उस टाइम पे लगाएं। तो आप जब ब्रीड सीज़न अपना देर से स्टार्ट करेंगे तो आपका सीज़न, ये मत सोचें कि आपका सीज़न कम हो जाएगा या आपके कुछ महीने, 2 महीने या 1.5 महीना कम हो जाएगा। नहीं, आपका सीज़न ब्रीडिंग और एक्सटेंड कर जाएगा, लंबा हो जाएगा। अब जब
अक्टूबर में आप बॉक्स लगाएंगे तो आपके पास घूम के जब आप बॉक्स उतारेंगे आपके पास जून चल रहा होगा, आपके पास जुलाई स्टार्ट हो चुका होगा, जब आपके पास बॉक्सेस के अंदर बच्चे होंगे। आप जैसे जैसे बच्चे से बॉक्स खाली होते जाएंगे आप बॉक्स रिमूव करते जाएंगे, तो आप ये देखेंगे आपको घूम के वही 9 महीने 10 महीने आपको मिल रहे हैं, उससे कम नहीं है। 2 महीने आपको जा रहे हैं, तो आप पहले लगा के नुकसान करते हैं। तो इस तरीके से आप ब्रीड लें तो जून तक आप अपना कम से कम अपनी ब्रीड आप जारी रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तकरीबन जो मेरे पॉइंट्स जो याद थे मैं सबके ऊपर बात कर चुका हूँ। अगर कुछ रह गया तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपनी आने वाली वीडियो के अंदर उनके ऊपर भी उन टॉपिक्स के ऊपर भी बात करूँ अगर कुछ रह गया है। तो चलें कि अब मैं आपको जो स्टार्टिंग के अंदर जैसे मैंने बात की है कि मैं केज का साइज़ क्या होना चाहिए, जो मेरे पास साइज़ है, जो आइडियल साइज़ है मैं आपको वो बता रहा हूँ। वैसे तो आपके पास जो भी अगर आप नहीं बनवाना चाहते तो आप उसमें भी ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि एक आइडियल साइज़ क्या होना चाहिए, उसके ऊपर किस तरीके का केज होना चाहिए तो मैं वो दिखाता हूँ। स्टिक किस तरीके से लगी हुई होनी चाहिए और ट्रे वगैरह जो है केज में वो किस तरीके से लगानी है। तो चलें मैं अब आपको अपना केज दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स ये जो मेरा जो केज है वो ये है, ठीक है। तो केज का मैं आपको साइज़ बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो केज मेरा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर देखिएगा। ये केज इस तरीके से जो मेरा फ्रंट है, ठीक है, ये 1.5 फीट है, 1.5 फीट इसका फ्रंट है और 1.5 फीट इसकी हाइट है। 1.5 फ्रंट 1.5 हाइट और इसकी जो डीप है अंदर ये 3 फीट है, ठीक है। 1.5 बाई 1.5 बाई 3 ये इस टाइम पे जो आइडियल साइज़ है वो ये चल रहा है। इसके अलावा जो स्टिकें लगी हुई हैं वो साइड बाई थोड़ा सा इसको मैं खोलता हूँ, आप कैमरे को अंदर लगा के स्टिकें दिखाएं। जी जी, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 स्टिकें लगी हुई हैं, ठीक है। एक स्टिक जो है वो बिल्कुल पीछे लगी हुई है, बिल्कुल समझ लें कि केज से थोड़ा सा 2 इंच हटके के जो है वो स्टिक लगी हुई है। दूसरी स्टिक फिर काफ़ी आगे आके लगी हुई है। तो ये स्टिक इतनी दूर लगाने का और ये इतनी 3 फीट इसकी जो अंदर गहराई है रखने का मकसद ये है कि आपके जो परिंदा है इसको अच्छी फ्लाइट मिल सके और जो आपके जो चिक्स वगैरह हैं उनको भी फ्लाइट मिल सके, ठीक है। तो ये 2 स्टिकें आपने लगानी है, एक उस तरफ लगानी और एक आगे करके, और इसकी आप गहराई जैसे कि देख सकते हैं 3 फीट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसके अंदर और मेंशन कर दूँ, आप जब भी अपने केज बनवाएंगे, केज बनवाने के बाद अगर आप नए बनाते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि इसी साइज़ के आप केज बनाएं, ठीक है। अगर आप नए केज बनाते हैं तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है केज की उससे आप कम से कम 1 से 2 केज जो है वो ज़्यादा बनाएं, ठीक है। 1 से 2 केज जो है वो आप अपने खाली रखें, जिसकी आपको बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी कि जब आपके चिक्स वगैरह आएंगे तो आप उनको सेपरेट कर सकें, उनको अलग कर सकें, या फिर कोई इस तरीके का आपको एक फ्लाइंग केज बनवाना पड़ेगा जिसके अंदर आप बाद में आपकी जो चिक्स यानी कि जो आप सेपरेट करते रहें उसके अंदर उनको अलग करते रहें, क्योंकि आप पेरेंट्स के साथ उनको सेल्फ होने के बाद छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो फिर अगली ब्रीड की तरफ, नेक्स्ट ब्रीड की तरफ वो उनके जो पेरेंट्स हैं वो चले जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपने जो अपना केज बनवाना है उसके अंदर ट्रे किस तरीके से लगानी है और ट्रे कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रे तो सबसे पहले ये है कि आप इस चीज़ का ख्याल करें कि आपकी जो ट्रे है वो नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर जालियाँ होनी चाहिए, नीचे ट्रे होनी चाहिए कहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आया है कि लोगों के जो केज बने हुए होते हैं वो ट्रे ऊपर चल रही होती है, जाली नीचे। उससे होता क्या है नुकसान कि आपका जो परिंदा है वो नीचे गिरा हुआ दाना, जो गंदा दाना होता है जिसके ऊपर वो बीट वगैरह कर रहा होता है, वो फिर वो खाता है। उस दाने के ज़रिए उसके अंदर कई किस्म की जो है वो बीमारियाँ और जरासीम उसके अंदर जा रहे होते हैं, जो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में तो नहीं पता चलता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो चलता रहता है फिर आपका परिंदा एक स्टेज में आके बीमार हो जाता है, फिर वो एक्सपायर हो जाता है। तो आपको इस चीज़ से अवॉइड करना है। आपने अपनी ट्रे जो है वो लगानी है नीचे, ऊपर जालियाँ होनी चाहिए ताकि जो भी दाना गिरता है ट्रे के ऊपर आपके वो जालियों से नीचे चले जाए। वो जो परिंदा है वो आपका जब दाना वो ले दाना खाए तो आपके जो पॉट लगाया हुआ है उसी में से वो खाए, वो दाना साफ़ सुथरा होगा। तो इसी तरीके से जब आप स्टिक लगाएंगे तो आप स्टिक भी अपने जो दाने के पॉट से इतने दूर लगाएंगे कि आपका परिंदा जब बेड के बीट करता है वो जो दाने का पॉट है उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपका दाना बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। और आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेटिंग लगाई है, ये आप देख सकते हैं ऊपर मैंने सॉफ्ट फूड का लगाया हुआ है, ठीक है।
100 फुट का है, इसके बाद पानी का है। मैंने पानी का इधर वाटर डिस्पेंसर लगाया हुआ है, मैंने फ़िलहाल दोनों ही लगाए। और ये दाने का बर्तन है। तो इस तरीके से आप एक अपनी अच्छी सेटिंग बना के, एक अच्छा मैनेजमेंट करके एक प्रॉपर तरीके से अगर इंशाल्लाह आप काम करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो भी प्रॉपर आएगा और बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। जब हम एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं तो उसके हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर किसी नई वीडियो में या नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। जी फ्रेंड, तो जिस तरीके से सोहेल भाई ने आपको वीडियो में बताया था कि वीडियो के एंड में हम आपको जो ये दाना है और सॉफ्ट फूड है और ग्रिट है, इनको डिटेल में आपको दिखाएंगे। तो चलिए मैं आपको ये 1 बाय 1 सारी चीज़ दिखाता हूँ। तो जी फ्रेंड्स, तो ये आप दाना देख रहे हैं और इसका जो सीड मिक्स जो लिस्ट है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो भी आप देख लें साथ साथ, अब ताकि आपको नोट करने में आसानी हो जाए और आप भी इसी तरीके से दाना बनवा सकें। और दाने की आप क्वालिटी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश क्वालिटी है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके से मैं आपको सॉफ्ट फूड दिखाता हूँ। ये आप सॉफ्ट फूड की क्वालिटी देख लें और इसमें एक एक चीज़ आपको अलग अलग, जिस तरीके से सोहेल भाई ने बताई है कि गंदम, चना और जो जो चीज़ आपको क्रैश कॉर्न, ये सारी चीज़ आपको इसमें नज़र आ रही होगी। और इसी तरीके से अब हम ग्रिड की तरफ आते हैं। तो ये आप ग्रिड भी देख रहे हैं। इसमें भी सारी चीज़ आपको सोहेल भाई ने बता दी है कि ग्रिड का, सॉफ्ट फूड का भी बता दिया और दाने का भी बता दिया। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से जी फ्रेंड्स, तो ग्रिड का जो बैग है वो इस तरीके का है, डेली नेचर। ये आप देख रहे हैं कंपनी, और ये 20 kg का बैग है जो कि मंगवाया था। तो ग्रिड तो ये वाली यूज़ कर रहे हैं हम लोग। जी फ्रेंड्स, तो आपने ग्रिड का बैग देखा। तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो है वो दाने की और मतलब कि सीड मिक्स और सॉफ्ट फूड की जो पूरी लिस्ट है वो आपको नज़र आ रही होगी। तो आप लोग भी नोट कर लिएगा। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो भी बात आपको समझ में ना आए वो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो हम आपको कमेंट्स के अंदर ही जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।